बोलो भगवान श्री गणेश की। जब मैं आया था और कार्यक्रमों की श्रृंखला का प्रारंभ हुआ तो जो अपनी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसमें सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ही स्मरण होता है। इसलिए मैंने भगवान श्री गणेश का स्मरण किया। यह मां सरस्वती का मंदिर है और यहाँ से हम सब शिक्षा पाकर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं। तो जब शिक्षा का क्षेत्र है, मंदिर है, तो मां सरस्वती को कैसे भुलाया जा सकता है। तो ओम सरस्वती महामायम विद्याम कमलोचनीय विश्व रूप विशालाक्षी विद्याम देहि परमेश्वरी। बोलो सरस्वती मैया की। आज इस विद्यालय के एनुअल फंक्शन में, वार्षिकोत्सव में, इस विद्यालय के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष सीए आदरणीय हरवंश सिंह अजमानी जी, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, जिन्होंने अपने गले में, अभी आप देखेंगे मैम, फाउंडर मैम, बोलो इतने मैम, एक मिनट आप यहाँ भी। जिस विद्यालय के फाउंडर मेंबर ने सिर्फ अपने क्लास में नहीं, सिर्फ अपने विद्यालय में नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप कर रखा हो, गोल्ड मेडलिस्ट ले रखा हो, उस विद्यालय के बच्चों का भविष्य क्या होगा ये हम सब कल्पना कर सकते हैं। इतने सारे मेडल्स पहन रखते और ये सब ओरिजिनल मेडल्स हैं और अपने जीवन का भी जो समय है, जो पूरा इनका संपूर्ण जीवन है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोग जीवन में आते बहुत सारे बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन आदरणीय गुरजीत मैम ने जिस बदलाव का जो माध्यम चुना, शिक्षा के माध्यम से कोई भी कहीं पहुंच सकता है। इसलिए मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। 51 वर्ष की आयु में विद्यालय खोला। मैं एक दिन बैठा रहा तो काफी चर्चाएं हुई, तो बहुत देर सब आप सब प्रतीक्षारत, इसलिए मैं विस्तार से नहीं बताना चाहता। ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट सीए सिमरन कौर भल्ला जी, आदरणीय गौरव भल्ला जी, इस विद्यालय की प्रधानाचार्य, जिनके नेतृत्व में विद्यालय में इतने शानदार कार्यक्रम, इतना आयोजन, उसके बारे में अभी 2 मिनट में बाद में चर्चा करूंगा। ऐसी आदरणीय डॉक्टर मंजू पाठक जी, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर आदरणीय एडवोकेट जितेंद्र प्रताप सिंह जी, यहाँ के जो पूरा व्यवस्था देखते हैं, जो मुझे बार बार आने पे इस विद्यालय में विवश कर देते हैं, ऐसे आदरणीय रेशु उपमन्यु त्रिवेदी जी। यहाँ पर बहुत सारे परिवार के लोग बैठे हैं जिनका भी मैं परिवारीजन हूँ और वो मेरे परिवार का हिस्सा है। ऐसे सभी विद्यार्थियों के अभिभावकगण, सभी विद्यार्थियों, मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए 4-5 मिनट में ही अपने विषय को समाप्त करूंगा। बहुत देर से आप सब बैठे हुए हैं, मुझे भी लखनऊ जाना है, कल कार्यक्रम का समापन करके कल बहराइच जाना है, तो लगातार चलना है। तो बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए एक टैग लाइन है, मैं यहाँ के शिक्षकों को समर्पित करना चाहता हूँ। सभी शिक्षक एक बार सुनेंगे। एक चंद्रगुप्त 100 चाणक्य नहीं बना सकता, लेकिन एक चाणक्य 100 चंद्रगुप्त बना सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। शिक्षक की तुलना किससे की गई है? शिक्षक कैसा है? आदरणीय गुरजीत मैम जी, यहाँ के सभी शिक्षक, प्रधानाचार्य जी, यहाँ के शिक्षिकाएं, हम सोचे, मैं एक विषय के साथ विषय कहना चाहता हूँ। कभी कभी हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, हमारी शिक्षिकाओं को लगता होगा कि हमने इसको शिक्षक बनाया, ये जाके इंजीनियर बन गया, वैज्ञानिक बन गया, आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, पीसीएस बन सकता है। लेकिन वह आईपीएस पीसीएस एक शिक्षक नहीं बना सकता है। एक शिक्षक आईएएस आईपीएस और वैज्ञानिक बना सकता है। ये क्षमताएं सिर्फ शिक्षक में होती है। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, भविष्य का निर्माता होता है, परिवार का निर्माता होता है। जिस परिवार के बालक को आईएएस बना दिया, वह उस परिवार को उस शिक्षक के प्रति, उस विद्यालय के प्रति सदैव कृतज्ञ होना चाहिए, उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए, जीवन भर उसकी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैंने चाणक्य की उपाधि दी, चाणक्य राजा बनाते थे, कोई राजा चाणक्य नहीं बना सकता है। शिक्षक उससे कहीं कम नहीं, शिक्षक का महत्व वही है। आप सब बहुत देर से प्रतीक्षारत हैं, अभी बहुत सारे कार्यक्रम हुए। उन कार्यक्रमों में मैंने कुछ विशेषताएं देखी। कुछ कार्यक्रम राष्ट्रभक्ति के थे, सभी जाति धर्मों का समन्वय किस प्रकार से था। जब सिखों का कार्यक्रम चल रहा था तो आदरणीय मैम ने मुझे बताया कि इसमें सिर्फ एक सिख है। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एक भारत
और श्रेष्ठ भारत। एक भारत की जब हम कल्पना करते हैं और श्रेष्ठ भारत की कल्पना करते हैं तो हमको जातियां, धर्म, इनके सबके विभेद भूलकर तब हम भारत को आगे बढ़ा सकते हैं, तब अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। वह भाव इस मंच पर दिख रहा था, इन विद्यार्थियों में भी वह भाव जा रहा है। यह विद्यालय बहुत अच्छा विद्यालय है, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी एक बेटी है रुद्राक्षी, वह भी बहुत सारे विद्यालय यहाँ है। मुझे बहुत लोगों ने सलाह दी कि नहीं लखनऊ में आप रहते हैं तो लखनऊ पढ़ाइए। मैंने उस बच्ची को भेजा, अपनी बेटी को जाके देख के आओ कि कहाँ पे पढ़ना है। वह जब इस विद्यालय के प्रांगण में आई, उसने कहा कि मुझे इसी विद्यालय में पढ़ना है, मैंने किसी दूसरे विद्यालय का चयन नहीं किया, इसी विद्यालय में वह पढ़ती है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आने का अवसर मिला। मेरे दो भतीजे हैं, एक देवा और एक श्लोक, वो भी कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ के संस्कार, यहाँ का अनुशासन, यहाँ की शिक्षा, यहाँ के शिक्षकों का परिश्रम, आत्मीयता, प्रत्येक बच्चे का निरीक्षण और उसके बाद उसके व्यक्तित्व के अनुसार, सिर्फ शिक्षा नहीं, उसके व्यक्तित्व के अनुसार अलग अलग विधाओं में, अलग अलग कलाओं में उनका डेवलपमेंट, उनका विकास कैसे हो, वह भी यहाँ पर मुझे प्रतिबिंबित हुआ। इसलिए मैंने अपने परिवार के सभी विद्यालयों को इसी विद्यालय में पढ़ाया, सभी बच्चों को इसी विद्यालय में पढ़ाया। अब जब आप सब यहाँ अभिभावक बैठे हैं तो मुझे 2-3 बातें राष्ट्र से संबंधित भी करनी है। मुझे लगता है कि करना ही चाहिए और विद्यार्थियों के लिए भी करना चाहिए। विद्यार्थी कल का नहीं, आज का भी नागरिक होता है। यहाँ सब सारे शिक्षक, सारे अभिभावक गण बैठे हैं। मैं 2-3 आग्रह करना चाहता हूँ कि ये भारत जब 2000 आज के 1200 साल पहले, थोड़ी देर अगर सुन सकते हैं तो मैं बात करूं या बंद करूं? एक बार बताइए, मैं बोलूं या बंद करूं? बोलिए, हाँ बताइए, वैसे बोलना है कि बंद करना है? एक मैन केवल कह रही है कि बंद करो, बाकी सारे लोग कह रहे हैं कि बोलना है। मैं कुछ विषय है विद्यार्थियों के लिए भी आवश्यक है, हम अभिभावकों के लिए भी आवश्यक है, उसके बाद अपनी बात को समाप्त करूंगा। भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत सोने की चिड़िया कब कहा जाता था? जब पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी है, उसमें 25% भागीदारी सिर्फ भारत की थी। मतलब होल वर्ल्ड, यूनिवर्सल वर्ल्ड, पूरे विश्व में 25% हिस्सेदारी केवल भारत की होती थी। हम दूसरे लोग हमारे यहाँ व्यवसाय करने आए, व्यवसाय करते करते हमको गुलाम बनाते चले गए, चाहे अंग्रेज हो, चाहे हुड़ हो, और मुगलों के आक्रमण की मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करना चाहता। कारण क्या था? प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक आग्रह किया है 1 अरब 40 करोड़ लोगों से जो भारत में निवास करते हैं, वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के। क्या आग्रह किया है? उन्होंने कहा है कि हमको भारत को 2047 तक अमेरिका से भी आगे ले जाना है। आप सब चाहते हैं कि भारत अमेरिका से आगे जाए या नहीं चाहते? बताइए, हाँ बताइए, चाहते जाए कि ना जाए? अगर भारत को अमेरिका से भी आगे ले जाना है तो हम सबको कुछ काम भी करने पड़ेंगे। और वह क्या काम है? उन्होंने कहा भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत मतलब आपको अन्न पर, जो जिसका हम भोजन कहते हैं, अन्न के ऊपर किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर होना नहीं है। तो हम किसान हैं तो अन्न उत्पादन ठीक प्रकार से करें। हमें रक्षा के क्षेत्र में, किसी भी देश के लिए सबसे आवश्यक होता है उस देश की रक्षा करना। रक्षा के क्षेत्र में किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना है। हमें वस्त्रों के लिए, हमें उद्योग के लिए, किसी भी क्षेत्र में जो देश दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होता है, वही देश विकसित बन सकता है, वही अमेरिका से आगे जा सकता है। और उसके लिए उन्होंने संकल्प लेने के लिए कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना पड़ेगा। और आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं तो हमें 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और वह 3 चीजें क्या है? स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा। स्वदेशी की जब हम बात करते हैं तो हमको लगता है कि हम अगर किसी भी चीज का उपयोग अपने लिए करेंगे, अपने देश में बनी हुई चीजों का उपयोग करेंगे तो हम शक्तिशाली होंगे। स्वभाषा, जैसे मैंने देखा है कि सिख कई समाज के बालक थे लेकिन वह सिख बोल रहे हैं। एक बालक को मैंने सम्मानित किया, वो जाट समुदाय से थे, पश्चिमी भाषा थी, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे थे। तो हमको स्वभाषा का उपयोग, और पहले चाहे डॉक्टरी की तैयारी हो, कुछ भी हो, इंग्लिश में ही होती थी। अब विभिन्न राज्यों में अलग अलग राज्य हैं, लेकिन उनकी भाषाओं में भी चिकित्सीय शिक्षा हो, अन्य प्रकार की शिक्षा, उनकी भाषा में भी शिक्षा होने लगी है। स्वभाषा और स्वभूषा, कपड़े, हमारे उद्योग जो है, हमारी माताएं बहनें, यहाँ बहुत सारी लोग बैठे हैं, हमारी मातृशक्ति है,
उसको जो सौंदर्य प्रसाधन के वस्तुएं हैं या कपड़े हैं, वस्त्र हैं, उनका भी उपभोग स्वदेशी होना चाहिए। और स्वदेशी प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, स्वदेशी की परिभाषा क्या है? उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक चीजों का उपयोग भारत में बनी हुई वस्तुओं का होना चाहिए। उन्होंने प्रतिबंधित नहीं किया कोई अत्यावश्यक वस्तु उसको लेना, लेकिन उन्होंने परिभाषा क्या दी है कि जिसमें भारत के लोगों का परिश्रम लगा हो, वह चीज क्या हो गई? स्वदेशी। जिसमें भारत के लोगों की प्रतिभा लगी हो, वह क्या हो गई? स्वदेशी। जिसमें भारत की मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध हो, वह क्या हो गई? वह स्वदेशी हो गई। अगर हम उसका उपयोग करेंगे तो हमारे देश से बाहर मुद्रा दूसरे देशों में नहीं जाएगी। हम चाइनीज झालर खरीदते थे दीपावली पर, पैसा चीन को जा रहा है। जब हम अपनी बने देश में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करेंगे तो वह धन हमारे देश में रहेगा, और वह धन जब हमारे देश में रहेगा तो उसका उपयोग किसके लिए होगा? उसका उपयोग प्रधानमंत्री आवास के लिए होगा, उसका उपयोग आयुष्मान भारत कार्ड गरीबों की चिकित्सा के लिए होगा, उसका उपयोग बच्चों की शिक्षा के लिए होगा, उसका उपयोग सड़कों के निर्माण के लिए होगा, उसका उपयोग आम नागरिकों के लिए होगा। यह प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हम विदेशी वस्तुओं का उपयोग कम से कम करें, हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। 3-4 चीजें और प्रधानमंत्री जी ने कही है। मोदी जी जब से बने हैं 2014 में, भारत को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करता, मैं देश के प्रधानमंत्री की बात करता हूँ। क्या कहा है उन्होंने कहा है कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, लेकिन अभी उससे आगे की बात कहा है, मेड बाय इंडियंस। जो भारतीयों के द्वारा चीजें बनाई जाए उसकी चर्चा मैंने की। एक अलग सेंटेंस दिया उन्होंने कि मेक इन इंडिया से मेक फॉर वर्ल्ड। अब भारत सिर्फ भारत के लिए नई चीजें बनाएगा। जब कोरोना का कालखंड आया तो हमारे चिकित्सा वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने जो कोविड वैक्सीन 2 प्रकार की बनाई, वह सिर्फ भारत में उपयोग नहीं हुई। 120 से अधिक देशों को हमारे देश के इन्हीं बच्चे यहाँ पर थे, इन्हीं में से जो चिकित्सा वैज्ञानिक निकले, उन्होंने कोविड वैक्सीन बना के 120 देशों के लोगों को जान बचाने का काम किया। ये इसका आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो अभी तक हम क्या करते थे? चीजों को इम्पोर्ट करते थे। कुछ अमेरिका से खरीदना, चीन से खरीदना, जापान से खरीदना। अभी एक घटना हुई पहलगाम की, उसके बाद हमने पाकिस्तान पे जब आक्रमण किया तो हमारी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ने अमेरिका जैसे देश और चीन जैसे देशों के ड्रोन और उनके जो मिसाइलें थी, उनको एक चुटकी में नेस्तनाबूद करने का काम किया है। अब हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर होने लगा है। हम सबको आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। मित्रों, 2 मिनट की बात समापन की ओर ले चलता हूं कि ये जो बच्चे हैं विद्यालय में कम समय के लिए आते हैं, 6 घंटे 8 घंटे, यहाँ पर इनका पूरा सिलेबस है कि एक क्लास में उसका टाइम है 40 मिनट 45 मिनट, लेकिन बच्चों की प्राथमिक पाठशाला उनकी माताएं होती है, उनका पहला विद्यालय उनका घर होता है। हम अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? निश्चित रूप से इस विद्यालय में संस्कार देने का काम, शिक्षा देने का काम, कलाओं में विभिन्न विधाओं में उनको ले जाने का काम यह विद्यालय करता है। लेकिन जितनी जिम्मेदारी विद्यालय की है, हम लगातार प्रश्न खड़ा करते हैं कि अरे इस क्लास में टीचर ने क्या पढ़ाया, इस क्लास में टीचर ने पढ़ाया। अरे हमारी जिम्मेदारी है कि जो होमवर्क टीचर ने देके भेजा, उस होमवर्क को बच्चे ने कंप्लीट किया या नहीं कंप्लीट किया, वो वहां पर स्कूल से चलकर टीचर शिक्षक आपके घर में कंप्लीट करा। वह जिम्मेदारी किसकी है? वह हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने बच्चे को किस बात की ओर ले जाना चाहते हैं? पूर्व के वक्ता आदरणीय मनीष जी भी इंजीनियर है, 7 जिलों में वो सदस्य विधान परिषद है, माननीय विधायक है। उन्होंने भी एक बात कही कि 4 चीजों को ठीक करने की आवश्यकता, वह चारों यहाँ विद्यालय दे रहा है। लेकिन हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम अपने विद्यार्थी को, अपने बच्चे को जिस तरफ ले जाना चाहते हैं उस तरफ ले जाना चाहिए। हमको भी अपने बच्चों का टाइम देना चाहिए। मोबाइल का उपयोग जितना अधिक सुविधाजनक है, यहाँ से डिजिटल बैठे बैठे डिजिटल मनी भी हम ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन उतना ही खतरनाक भी है बच्चों के जीवन के लिए, और उस पर भी हमारी दृष्टि होनी चाहिए। मैं अधिक समय न लेते हुए हम सबको मैं एक आग्रह करते हुए कि हम सब स्वदेशी अपनाएं। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, अपने बच्चों के जीवन में भी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ाएं, और बच्चे स्वतः जब राष्ट्र के प्रति उनका यह प्रेम जागृत होगा, राष्ट्रवादी बनते हुए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाएंगे। आज मैं आदरणीय मैम को, यहाँ के प्रधानाचार्य जी को, यहाँ पर सभी अभिभावकों को यह आश्वासन देके जाता हूँ कि जिस प्रकार से विद्यालय में सांस्कृतिक वातावरण दिखा है,
संस्कृति का वातावरण दिखाएं। किसी भी देश की आइडेंटिटी उसकी अपनी संस्कृति होती है, उसका अपना कल्चर होता है। इस विद्यालय में भारत के वह सारे कल्चर दिखे हैं। मैं यह शुभकामनाएं देते हुए और यह विश्वास जताते हुए कि इस विद्यालय से निकलकर विद्यार्थी जिस क्षेत्र में जाना चाहेंगे उस क्षेत्र में जाएंगे, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ 2 पंक्तियां मैं समर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। वो विद्यार्थियों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है और शिक्षकों के लिए भी है। जो होता है वह होने दो। प्रोग्राम और हैं क्या? जो होता है वह होने दो। हमारे नंबर मैं भी देखा कि कुछ लोगों के 100 आउट 100 मार्क्स आए, लेकिन कुछ लोग 100 में से 99 पाते रहे और कुछ लोग शायद 45-50 पाए होंगे। आप प्रण लो, संकल्प लो कि मुझे क्या करना है और उसके लिए टाइम का मैनेजमेंट करना चाहिए। अपने गार्जियंस को भी टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए कि हमारे बच्चे को कितनी बजे जगना है, कितनी देर तैयार होना है, कितना टाइम उसको मोबाइल के लिए देना है, कितना उसको दैनिक दिनचर्याओं से निवृत्त होने के लिए देना है, कितना स्कूल से आएगा तो कोचिंग के लिए देना है। एक टाइम मैनेजमेंट शेड्यूल जरूर बनाना पड़ेगा यदि आप अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और यह अभिभावक को करना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट जिस बच्चे को सिखा देंगे वह जीवन में आगे बढ़ जाएगा। जीवन में समय से ज्यादा बहुमूल्य दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे महत्वपूर्ण है तो वह जीवन में समय है, इसलिए टाइम का मैनेजमेंट बच्चों को सिखाएं। तब 2 पंक्तियां हैं कि जो होता है वह होने दो। यह कायरपूर्ण कथन है। जो हम चाहेंगे, मतलब जो बच्चे हैं, जो यहाँ पर गार्जियन है कि हमारा बच्चा IAS बने, तो अगर आप उसको बनाना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा। जो बच्चा बनना चाहता है तो उसके लिए करना पड़ेगा। अभी यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट मैम बता रही थी, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की टैगलाइन है कि ड्रीम ड्रीम ड्रीम। सपने सिर्फ देखने से साकार नहीं हो सकते, सपनों पर हमको काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तब सपने साकार हो सकते हैं। तो जो होता है वह होने दो, यह कायरपूर्ण कथन है। जो हम चाहेंगे वह होगा। इन शब्दों में जीवन है, इन शब्दों में जीवन है। आप सबने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मुझे आने का अवसर दिया। मैं आप सबको बहुत हृदय के अंतिम गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। और मैं यह आश्वासन देता हूँ कि अगली बार जब एनुअल फंक्शन होगा तो थोड़ा टाइम अप करेंगे, तो कोई एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश सरकार का कोई प्रमुख व्यक्ति इस कार्यक्रम में आपके एनुअल फंक्शन में उपस्थित रहेगा। इस आश्वासन के साथ मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।